हेलो बच्चों, मैं सुभाष आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस बुक को। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। इसके पहले मैंने पार्ट 4 तक पूरे लाइन बाय लाइन डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है सबसे पहले आप उसको देख करके इस वीडियो को देख लीजिए। नए लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सजीव एवं उनका परिवेश। तो सबसे पहले बच्चों एक प्रश्न आता है कि हम सजीव किसको बोलेंगे। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, फिर भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। सजीव हम उसको बोलेंगे जो जीवित होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जीवन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सजीव बोलते हैं। सजीव के और भी डिफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट डिफिनेशन जो आपको सही से समझ में आए उसको मैं लेकर के चल रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए, उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूह में बांटिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सजीव समूह में बांटिए। आप क्यों कुर्सी, मेज, पत्थर को सजीव नहीं कह सकते? हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है? हम क्या कीजिए, सबसे पहले जो है विभिन्न वस्तुओं को निर्जीव और सजीव के समूह में बांटिए। जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पत्थर हो गया। तो क्या आपको जो मैंने डिफिनेशन बताया कि जो जिसके अंदर जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, उसमें कुर्सी आता है? क्या कुर्सी सांस लेते हैं? नहीं। क्या मेज सांस लेते हैं? नहीं। क्या मेज में जीवन होता है? नहीं होता। पत्थर में ये सब नहीं होता है। तो हम इसको किस में रखेंगे, निर्जीव में रखेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं? आइए इसके लिए सजीवों के एक एक लक्षण पर विचार करते हैं। हम अब जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सजीव कहते किसको है। सजीव कहने के लिए क्या क्या मतलब जीवों में होना चाहिए, या फिर किसी भी वस्तु में क्या गुण होना चाहिए ताकि हम उसको सजीव कह सकें। पहला है, सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। क्या है? जितने भी सजीव वस्तु हैं हमारे लाइफ में, उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि। एक एक करके हम सारी चीजों को समझते हैं। पहला है श्वसन। श्वसन हम किसको बोलते हैं? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं अभी खुद से कि आप जो है सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सांस ले रहे हैं, कुछ गैस आप अपने नाक से ले रहे हैं अपने अंदर और फिर छोड़ रहे हैं, बस इसे हम श्वसन कहते हैं। अब कौन किस गैस को हम ले रहे हैं, किस गैस को छोड़ रहे हैं, उसको आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही है, तो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। उत्सर्जन क्या होता है बच्चों? जैसे हम पानी अपने शरीर में ले रहे हैं पीने के रूप में, हम खाना खा रहे हैं, अगर ये सब चीज हमारे शरीर में अगर रहेगा तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो इसके बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको उत्सर्जन बोलते हैं। अब आता है उद्दीपन। उद्दीपन किसको बोलते हैं? उद्दीपन का मतलब होता है, पहले समझिए अनुक्रिया किसको बोलते हैं, उसके बाद उद्दीपन समझना आसान होगा। अनुक्रिया किसको बोलते हैं? अनुक्रिया हम बोलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, मतलब ऐसा समझिए कि अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचाया तो आप उसको ठेस पहुंचा रहे हैं, मतलब यह हो गया किसी काम के बदले काम करना ही अनुक्रिया कहलाता है। अगर आपके किसी ने थप्पड़ मारा, आप फिर उसको घुमा के थप्पड़ मार दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनुक्रिया बोलेंगे। ठीक है। लेकिन जो आपको जब थप्पड़ मारा गया, आपने जो थप्पड़ मारा उस समय आपको थप्पड़ मारने के लिए जो उत्साहित किया गया उसी को हम बोलते हैं उद्दीपन। समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रजनन। प्रजनन किसको बोलते हैं, गति किसको बोलते हैं, वृद्धि किसको बोलते हैं, उसको एक एक करके हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले है, क्या आप ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे कार। क्या कार में श्वसन लेता है कार? क्या उत्सर्जन करते हैं कार? उद्दीपन, अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि कुछ होता है कार में? नहीं। आप देखेंगे कार जितना बड़ा साइज उसका था उतना बड़ा ही साइज रहेगा, चाहे कितना दिन रहे रखिएगा। साइकिल भी देखिए, घड़ी एवं नदी के जल गति करते हैं, ये सब चीजें जो है गति करते हैं, चाहे इसमें हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े। आकाश में चंद्रमा गति करती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? क्या इनमें सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं?
इन सभी चीज को हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा गति के बारे में कि गति अगर हो रहा है किसी में तो उसको सजीव बोलते हैं। वही यहाँ पर बताया गया है कि कार, साइकिल, घड़ी, नदी के जल जो हो गए, आकाश में चंद्रमा गति करती है, तो क्या हम इसको सजीव कह सकते हैं क्या? तो इसी का प्रश्न का हम लोग उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सजीवों में गति टॉपिक हमारा है, इस पे चर्चा करते हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों को आप जानते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उसके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो जवाब होगा नहीं, सभी सजीव गति नहीं करते हैं। और नहीं तो उसके और डिटेल से हम लोग अभी समझेंगे इस चैप्टर में। क्या सजीव जो है वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उसके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है? जैसे हम पेड़ का बात करें तो क्या पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? तो जवाब होगा नहीं। लेकिन पेड़ पौधे क्या है? सजीव है। यहाँ पर चित्र दिया गया है चीता की गति। देखिए चीता दौड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। लेकिन क्या सिर्फ इसके गति करने से ही इसको हम सजीव बोल रहे हैं? तो जवाब होगा नहीं। सिर्फ गति करने से ही किसी को हम सजीव नहीं बोल सकते हैं। सजीव बोलने के लिए बहुत सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे श्वसन की गति होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, प्रजनन, उत्सर्जन, उद्दीपन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। क्या पौधे भी गति करते हैं? वे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे क्या है? सजीव है। यहां देखिए एक लाजवंती का पौधा है जिसमें गति, यानी लाजवंती का पौधा अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है तो कौन सा गति इसमें होता है उसको समझिए, हम लोग समझते हैं। देखिए मैंने बताया अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब क्या बताया मैंने कि किसी काम के बदले काम करना ही अनुक्रिया कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लाजवंती नाम क्यों पड़ा? देखिए यह एक ऐसा पौधा है, बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आप इसके पत्ते को अगर छुएंगे तो यह लज्जा हो जाता है इसका पत्ता, और ये सिकुड़ने लगते हैं पत्ता। जैसे यहाँ छूने के बाद सिकुड़ने लग रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है पत्ता, मतलब इसमें सिकुड़ने का गति इसमें हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, परंतु विभिन्न पदार्थ अर्थात जल, खनिज, संश्लेषण पदार्थ, जो संश्लेषित खाद्य पदार्थ है, पौधे के एक भाग से दूसरे में संवहित होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? जैसे लाजवंती के पौधे को छूने पर इसका मुरझा जाना भी गति ही है। यानी पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो गति नहीं कर रहा है, उसके गति करने का तरीका अलग है। जैसे लाजवंती के पौधे को अगर हम छू रहे हैं और वो अगर मुरझा जा रहा है तो क्या है, उसको हम गति के अंदर ही रखेंगे। आगे, क्या आपने कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखा है? बस, कार, बादल आदि भी इसके उदाहरण है। क्या इनकी गति सजीवों की गति से भिन्न होती है? बादल, कार, जो है बस है, ये भी गति करते हैं, लेकिन क्या इसको हम सजीव मानेंगे? क्या नहीं मान सकते इसको। मैंने बताया जो ऊपर में मैंने क्राइटेरिया बताया है, वो अगर फुलफिल हो रहा है तभी हम बोलेंगे कि ये सजीव है। आगे हम जानेंगे सजीवों में प्रजनन। क्या होता है प्रजनन? मुझे लगता है आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, 6th क्लास में, प्रजनन शब्द आप पहली बार सुने होंगे। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं अच्छे से। आप जानते हैं कि मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। आप जान रहे हैं कि कोई भी सजीव है अगर उसका जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु होगा ही, चाहे अधिक समय में हो या तो जल्दी हो, लेकिन मृत्यु होगा। चूंकि जीव की मृत्यु होती है इसलिए प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न कर उनकी प्रजाति अस्तित्व में रहती है। जैसे समझिए, अगर कोई जीव की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस तरह के जीव यहाँ पर आते हैं जिसको हम प्रजनन कहेंगे, यानी प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न कर उसकी प्रजातीय अस्तित्व में रहती है। जैसे समझिए चीता का एग्जाम्पल लेते हैं। चीता जो है इसका उम्र हो गया, यह मर गया, तो क्या चीता समाप्त हो जाएंगे? तो जवाब होगा नहीं। तो क्या होगा? चीता प्रजनन करेंगे। प्रजनन शब्द पर चर्चा आगे करेंगे हम लोग। प्रजनन करेंगे, जिससे संतान उत्पन्न होगा। किस तरह का? जिस तरह चीता दिख रहा है उसी तरह का संतान उत्पन्न होगा। और ये जो चीता जहां पर था उसका जगह कौन ले लेगा? इसके संतान ले लेंगे। जैसे देखिए, पंछी अपने घोंसले में अंडे देती है, मुर्गी भी अंडे देती है, जिसके फूटने से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। मतलब पंछी जो है अपने जैसा दिखने वाला ही जो है जीव को अंडे के माध्यम से क्या हुआ, इसने जनन किया, यानी प्रजनन किया, बच्चे को जन्म दिया। ठीक है,
देखिए अंडे से निकलता चूजा। सभी सजीवों तथा पौधों में अपने, देखिए अब आगे यहाँ पर आपको मिल गया, जवाब मिल रहा है। देखिए सभी सजीवों तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। समझ में आया बात? फिर समझिए, बोला जा रहा है कि जितने भी अर्थ पर जंतु है, पौधे हैं, वो अपने जैसा, खुद के जैसा जो है जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। यानी उसके अंदर खुद के जैसा बच्चे को जन्म देने का क्षमता खुद से, पहले से ही, बाय नेचर ही रहता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, यानी खुद के जैसा बच्चे को जन्म देने की जो क्षमता होती है, उसी को हम प्रजनन कहते हैं। सजीवों में जनन के बारे में आप ऊपर की कक्षाओं में अधिक जानकारी से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इतना ही आपको जानना है। क्या सभी जीव अंडे ही देते हैं? अब सवाल यहाँ पर है, जैसे हमने अंडे में निकला चूजा का बात किए, तो आपके मन में आएगा कि मतलब बच्चे जो होते हैं वो अंडा से ही उत्पन्न होता है। तो क्या सभी सजीव, जितने भी जीव हैं, क्या अंडे से ही बच्चे देते हैं? तो जवाब है नहीं। तो यहाँ पर जो है एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग को डाटा तैयार करना है कि कौन कौन से जीव जो है अंडे से जब बच्चे देते हैं और कौन से डायरेक्ट बाय बच्चा जो है, यानी बच्चा के रूप में जन्म देते हैं। देखिए अंडे एवं बच्चे देने वाले जंतु के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अंडे देने वाले जंतु कौन है? मुर्गी। खरगोश बच्चा देता है। उसी तरह जो है, अगर हम एग्जांपल है सांप, सांप क्या है? सांप जो है अंडा देता है, और गाय जो है क्या देता है? बच्चा देता है। फिर और क्या होगा? कौवा, ये क्या देता है? अंडा देता है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? मनुष्य। मनुष्य क्या देता है? बच्चा देता है। इसी तरह आपको यहाँ फिल करना है अपने कॉपी में, इस तरह के कॉलम बना करके, अपने आसपास में जिस तरह आप देखते हैं उस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? आगे आते हैं। अब पौधों के बीजों के अंकुरन से फिर नए पौधे का जन्म होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहीं पर पौधा लिखा है? नहीं। तो क्या पौधे अंडे देते हैं? तो जवाब है नहीं। तो क्या पौधे बच्चे देते हैं? तो जवाब है नहीं। यानी यह कह सकते हैं कि पौधे में जो है खुद के जैसा प्रजनन करने का जो क्षमता होता है, उसके अलग प्रोसेस होते हैं, उसको समझते हैं। देखिए पौधों के बीजों के अंकुरन से फिर नए पौधे के जन्म होते हैं। यानी पौधा क्या देता है? बीज देता है, और बीज के अंकुरन से क्या होता है? पौधे का जन्म होता है। देखिए पौधों में जनन की एक विधि यह भी है कि पौधे का एक भाग नए पौधे को जन्म देता है। देखिए यहाँ पर पहला, पौधे ने बीज के अंकुरन से बच्चे को जन्म दिया, खुद के जैसा। देख, आम का बीज है, उसमें अंकुरन होगा और उससे आम का पौधा बनेगा, पेड़ बन जाएगा। लेकिन पौधे में जनन की जो है, खुद के जैसा बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है, उसके अलग विधि एक और है। वह विधि क्या है? तब सबसे पहले क्या कीजिए, पौधा का एक भाग जो है नए पौधे को जन्म देता है। जैसे समझिए आप बरगद है, अब बरगद लीजिए, बरगद का एक टहनी को काटिए और उसको क्या कीजिए, जमीन में गाड़ दीजिए, जहाँ पर पानी उपलब्ध हो, और पौधे को जन्म देने की जो मतलब जो इन्वायरमेंट चाहिए उस तरह का उपलब्ध हो वहां पर। देखिए कुछ समय बाद वह जो बरगद का टहनी आपने वहां पर रोपा है, उससे क्या हो जाएगा? नए बरगद बन जाएंगे। उसी तरह गुलाब का पौधा आप लीजिए, गुलाब का पौधा क्या करेगा? इससे के टहनी को गाड़ने से क्या हो जाएगा? नए पौधे का जन्म हो जाएगा। तो यह भी एक विधि है। चलिए आगे। अब एक और क्रियाकलाप लीजिए। अभी मैंने दो तरीका बताया, एक अंकुरन से, बीज के अंकुरन से हुआ, दूसरा उसके टहनी को कहीं गाड़ दीजिए, उसे बच्चा हो जाएगा और पौधे। आगे देखते हैं और एक तरीका। देखिए गुलाब की एक मोटी डंडी को उनके तंतु से अलग कर लीजिए, इसे हम कलम कहते हैं। समझिए क्या बोला गया है कि देखिए ये टहनी, ये गुलाब का पौधा है, ठीक है, ये पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, इसका एक टहनी यहाँ पर आया, इस टहनी का छोटा सा जो पार्ट है इसको कट कर दीजिए, यहाँ पर कट कर दीजिए, अलग कर दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं? कलम कहते हैं। आगे देखिए, इसे जमीन में या गमले की मिट्टी में लगा दीजिए और नियमित जल दीजिए। देखिए क्या परिवर्तन होता है। होने वाले परिवर्तनों के बारे में शिक्षक शिक्षिकाओं से चर्चा कीजिए। तो क्या होगा परिवर्तन? में जैसे बताया कि ये खुद के जैसा जो है नया पौधा बना देगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक और चर्चा करते हैं, सजीवों में वृद्धि। क्या होता है सजीवों में वृद्धि, समझते हैं। क्या मूंग का बीज जीवित है जो एक दुकान में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती? ठीक है, क्या मूंग का बीज जो है
हम देखते हैं जो महीनों से दुकान में रखा हुआ है, आपके घर में जो प्याज रखे हुए हैं, आपके घर में जो आलू रखे हुए हैं, आपके घर में धान और गेहूं रखा हुआ है, बीज, क्या वो जीवित है? इस पे हम लोग जवाब ढूंढेंगे। जब हम इन बीजों को मिट्टी में बो कर जल से सिंचित करते हैं, जब हम इस बीजों को क्या करते हैं, मिट्टी में रोप देते हैं, बो देते हैं, उसमें पानी देते हैं, जल देते हैं, तो यह पौधा बन जाता है। यानी क्या होता है, अंकुर होता है उस बीज से और पौधे बनते हैं। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी, अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? तो इसका जवाब हम लोग ढूंढेंगे। जो यहाँ पर है, जो दुकान में महीनों से रखा हुआ बीज था, उसको क्या कोई खाना दे रहा था? नहीं। क्या उसने उत्सर्जन किया, वृद्धि किया, प्रजनन किया? तो नहीं किया है। क्यों? मतलब क्या उसमें क्षमता है? तो उसको समझते हैं। क्रियाकलाप 3C। आप अपने घर में अपने बचपन के जूते पहनने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पहन पाते हैं? जवाब है नहीं। फिर प्रश्न है क्यों? इसी तरह आप अपनी 2-3 साल पुरानी पोशाक पहनने का प्रयास कीजिए। क्यों नहीं पहन पाते हैं? क्या आप इसे ठीक से पहन पाते हैं? जवाब है नहीं। आप शायद समझ गए होंगे कि अब आप पहले से बड़े हो गए हैं और जूते या कपड़े आपके लिए छोटी हो गई है। इसी बड़े होने को हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, हम वृद्धि कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब मन में आएगा, यानी किसी चीज का बढ़ना ही क्या होता है, वृद्धि कहलाता है। यह मन में आएगा जवाब। एक चीज और देखेंगे, विकास और वृद्धि ये जैसा दिख रहा है। कभी आप सुने होंगे कि देखिए शरीर का बहुत विकास हो गया है, सुने होंगे। देखिए इसका हाथ का कितना विकास हो गया, इस तरह का आप घर में सुने होंगे। एक शब्द है वृद्धि। दोनों देखिए, यह अगर विकास इतना बड़ा है तो इसमें छोटा सा पार्ट जो है वृद्धि है। इसको समझिए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। वृद्धि हम किसको बोलते हैं, अगर किसी मनुष्य या तो किसी जीव, पेड़ पौधे में शारीरिक विकास हुआ है। किसका? शारीरिक विकास अगर हुआ है, शरीर का विकास हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। लेकिन अगर किसी जीव जंतु मनुष्य में शरीर के साथ साथ मानसिक विकास, सोचने का जो क्षमता है उसका विकास हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी विकास उसका मतलब सोचने की क्षमता अगर बढ़ी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। और वृद्धि तो सिर्फ शारीरिक विकास होगा। तो वही है कि बचपन में जूता आपने लिया था, कपड़ा लिया था, अब तो नहीं बढ़ रहा है। क्यों पहन पा रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि आपका शरीर का वृद्धि हो गया है। ठीक। एक छोटा सा चूजा बड़ा होकर मुर्गा या मुर्गी बन जाते हैं। एक छोटा सा जो बच्चा है मुर्गा का, वो क्या होता है, बड़ा होकर के मुर्गा या फिर मुर्गी बन जाती है। उसी तरह एक छोटे से बीज में अंकुरन के साथ वृद्धि प्रारंभ होती है और समय के साथ वह विशाल वट वृक्ष का रूप ले लेता है। उसी तरह आप देखेंगे जो बरगद का इतना बड़ा पौधा है, आम का पौधा है, आप आम देखेंगे, उसी तरह बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये सारे जो पौधे हैं सबसे पहले छोटा सा जो है क्या है, बीज के रूप में था। बीज से अंकुरन हुआ और ये बढ़ करके क्या बन गया, एक बड़ा सा विशाल वृक्ष बन गया, वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष बन गया। ठीक। यह वृद्धि आंतरिक होती है। इसी प्रकार मेढक लार्वा से वृद्धि के पश्चात वयस्क होता है। और यह वृद्धि जो होता है, जैसे वट वृक्ष का बात हम बोलते हैं, यह आंतरिक होता है। अंदर से ही वृद्धि जो है इसका होना प्रारंभ होता है। पहले बीज में हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ करके पेड़ पौधे जो है वह विशाल होता चला गया। बाहर से हम उसको वृद्धि नहीं थोप रहे हैं, ठीक है, अंदर से खुद ब खुद होते जा रहा है। इसी प्रकार जो है मेढक जो है, सबसे पहले मेढक लार्वा के रूप में होता है। इसी वृद्धि के पश्चात वो वयस्क बनता है। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले लार्वा, यहाँ पे देखिए लार्वा है, मेढक जो है बच्चा जो है लार्वा के रूप में देता है। इसका थोड़ा सा विकास होगा, आप देखेंगे बरसात के दिनों में इस तरह के आपको छोटे छोटे जीव देखने को मिलेंगे, ठीक है, मछली जैसा आपको थोड़ा सा। यही जो है ये पूंछ धीरे धीरे जो है उम्र के साथ कट करके ये क्या बन जाता है, मेढक बन जाता है। तो ये मेढक का जीवन चक्र है। आगे है, पेड़ पौधे में वृद्धि जीवन प्रयत्न होती है। अब पेड़ पौधे में जो वृद्धि होता है, बढ़ने का जो क्षमता होता है, वह जीवन प्रयत्न, यानी जब से जन्म हुआ है मृत्यु तक ये बढ़ता रहता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य में वृद्धि जो है जन्म से मृत्यु तक नहीं होता है। लेकिन मनुष्य जो है उसके अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता है। समझ रहे हैं, यानी हर चीज सीखता रहता है मनुष्य, तो इसको विकास बोलेंगे। लेकिन यहाँ वृद्धि जो है पेड़ पौधे में जीवन प्रयत्न होता है। इसको आप हाईलाइट करेंगे कॉपी में लिखने के लिए। जबकि एक चीज और है, जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है।
ठीक है, आगे कक्षा में आप पढ़ेंगे। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होता है, उसके बाद नहीं होने लगता है। प्रत्येक सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है। निर्जीव में भी सजीवों के गुण हो सकते हैं, परंतु निर्जीव वस्तुओं में ये सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखिए, इसको हम हाईलाइट करेंगे। इसको क्या कहा गया है? प्रत्येक सजीव का एक निश्चित क्या होता है? जीवन काल होता है। यानी जो सजीव आप देख रहे हैं, प्रत्येक सजीव वो अगर जन्म लिया है तो उसका मृत्यु होगा ही होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा बात इसमें लिखा गया है कि निर्जीव में भी सजीवों के गुण हो सकते हैं। जैसे बादल चल रहा था बादल, तो एक चलना था गुण बादल चलने का। इसी तरह और भी जो गुण है निर्जीव के, मतलब सजीवों के जो गुण है वो निर्जीव में हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो है निर्जीव वस्तुओं में ये सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें मनुष्य में, तो मनुष्य गति कर सकता है, मनुष्य वृद्धि कर सकता है, मनुष्य उत्सर्जन कर सकता है, मनुष्य श्वसन ले सकता है, मनुष्य ही सब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे निर्जीव में, तो निर्जीव में कार चल रहा है कार। उसी तरह और भी चीज जो है एक साथ नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए हमको इसको निर्जीव बोलते हैं, और सजीव एक साथ सारे कार्य कर पाते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल था हम लोग पढ़ रहे थे, सजीवों में श्वसन किसको बोलते हैं, रिस्पिरेशन किसको बोलते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको गर्मी का अनुभव होता है? आप गेहूं की बोरी में अगर अपना हाथ डालते हैं तो क्या आपको गर्मी का अनुभव होता है? तो जवाब होगा हाँ। आप देखिए, धान के बोरी में हाथ डालेंगे तो उसमें गर्मी का अनुभव होगा। क्यों हो रहा है गर्मी का अनुभव? गेहूं की बोरी में उत्पन्न उष्मा बीजों के श्वसन के कारण होती है। जवाब मिल गया अभी आपको। जो ऊपर हमने पढ़ा था कि जो महीनों तक दुकान में जो बीज रखे रहते हैं, क्या वह उत्सर्जन कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, श्वसन कर रहा है? तो जवाब है वह श्वसन तो कर रहा है, वह श्वसन कर रहा है। और श्वसन के कारण ही गेहूं के बोरी में हाथ डालते हैं तो क्या होता है? हमको मेरे हाथ में गर्मी का अनुभव होता है। तो वही श्वसन के कारण उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है, जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतनी सक्रिय नहीं होती है। बिल्कुल, हम क्या देख रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि जो बीज है बोरा में रखा हुआ है, फिर भी उसमें श्वसन की क्रिया चल रही है, लेकिन बाकी प्रक्रम जो होना चाहिए, जैसे उत्सर्जन का, वृद्धि का, वो सक्रिय रूप से नहीं हो रहा है। फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं? सजीव तो बोल रहे हैं। अब आगे है, सजीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जितने भी सजीव है वो क्या करते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिसे श्वसन कहा जाता है। यह सभी सजीवों की विशेषता है। जितने सजीव हैं सबकी विशेषता यह है कि हम क्या करते हैं? सजीव क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं, सांस लेना बोलते हैं। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। एक चीज और, ग्रहण किए गए जो भी भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आप भोजन ग्रहण किए, भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन से जो भी पौष्टिक आहार है वो हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन जाकर के श्वसन की प्रक्रिया द्वारा मिल रहा है। ये सारी क्रियाएं चलती रहती है, जिसके कारण हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। देखिए, जीव जंतु अपनी नाक द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। अब यह भी सवाल आएगा कि सारे जीव नाक से ही श्वसन करते हैं क्या? ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि देखिए, यहाँ जीव जंतु जो है नाक द्वारा श्वसन करते हैं। यहाँ पे गौर करेंगे, सिर्फ जीव जंतु लिखा गया है, सिर्फ जीव जंतु लिखा गया है अपनी नाक के द्वारा श्वसन करते हैं। तथा पेड़ पौधे मुख्यतः अपनी पत्तियों के द्वारा, पेड़ पौधे किसके द्वारा? मुख्यतः यहाँ पे लिखा गया है, यानी मुख्य रूप से अधिकतर जो है सो पत्तियों के द्वारा श्वसन करते हैं, लेकिन पेड़ों में इसकी जड़ें व तने द्वारा भी श्वसन होता है। इसको गौर करेंगे आप। ठीक है, तो मुख्य रूप से पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपनी पत्तियों के द्वारा श्वसन करते हैं, जबकि पेड़ में इसकी जड़ें व तने द्वारा भी श्वसन होती है। डन है। आगे,
पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं जो श्वसन के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस बात को गौर करेंगे कि पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं उसी समय जो है ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, श्वसन के समय नहीं। श्वसन के समय पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ पर है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे हो रहा है। जब पेड़ पौधे दिन के समय सन के लाइट में खाना बना रहे हैं यानी कार्बन फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन वह छोड़ रहा है जिसको हम सारे जीव क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं श्वसन के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड इसको छोड़ रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर रहा है, पेड़ पौधा ये अपने खाना बनाने में उपयोग कर रहा है। ठीक है, सजीवों में पोषण अगला टॉपिक है, उसको समझते हैं। पोषण के बारे में हमने आगे चर्चा किया था प्रीवियस क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, प्रत्येक सजीव को अपने अस्तित्व और वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा था ऊर्जा किसको बोलते हैं, जो हमारे अंदर ताकत आती है किसके कारण आ रहा है, ऊर्जा के कारण आता है। ऊर्जा कहाँ से हम लोग को मिलता है, भोजन के द्वारा मिलता है, हमने पढ़ा था। तो प्रत्येक सजीव को ऊर्जा का जरूरत रहता है अस्तित्व में रहने के लिए यानी जीवित रहने के लिए और वृद्धि करने के लिए आवश्यकता होती है, जो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। चलिए इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप नोट्स बना सकें। प्रत्येक सजीव को अपने अस्तित्व और वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उन्हें भोजन से प्राप्त होती है, जो पोषण कहलाता है। पोषक तत्व हमने पढ़ा था, 5 प्रकार के पोषक तत्व थे, हमने पढ़ा था। लेकिन ऊर्जा जो मिल रहा है भोजन के द्वारा और हमारे शरीर का वृद्धि हो रहा है, हम अस्तित्व में रह पा रहे हैं, इस क्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, पोषण कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जीव जंतु नहीं बना पाते खुद से भोजन, पौधे खुद बनाते हैं। जीव जंतु और मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अब बच्चों आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि हम तो घर में देखते हैं, घर में जो है मेरी मम्मी चाहे मेरी दादी क्या करती है, खुद से खाना बनाती है ना। जीव जंतु और मनुष्य अपने भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो जब हमारी मम्मी खुद से खाना बना रही है तो आप यह क्यों बोल रहे हैं कि हम जो है खुद से खाना नहीं बना पाते, हम लोग जीव जंतु खुद से खाना नहीं बनाता। तो बच्चों जवाब सिंपल सा है इसका, हम लोग पेड़ पौधे से जो पत्ता आया, फल आया, बीज आया उसको पका करके खाते हैं। उस तरह जंतु जो पेड़ पौधे हैं उसको खाते हैं, उसके पत्ते को। लेकिन पेड़ क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद का जो है अपना खाना ये खुद बनाता है, गैस लेकर के जल के माध्यम से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद बनाता है। ऐसा नहीं कि ये क्या कर, पेड़ पौधे क्या करें दूसरे पेड़ को खा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, इतना इनफ है, मैंने समझा दिया है। अब जैसा मैंने समझाया आपको, आप इसको जानते ही हैं। संवेदनशीलता, देखिए सजीवों में संवेदनशीलता क्या होता है। संवेदनशीलता क्या आपने यहां पर अभी देखा, यह पेड़ को आपने इसको देखा था, ये लाजवंती का पौधा क्या हो रहा था, जब इसको हम छू रहे थे तो ये लज्जा हो रहा था और सिकुड़ जा रहा था, इसी को संवेदनशील बोलते हैं हम लोग। लेकिन और ज्यादा एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले लाजवंती, छुई मुई के पौधे की पत्ती को स्पर्श कीजिए, क्या परिवर्तन होता है, क्या सभी पत्तियां बंद होने लगती है, बंद होना नहीं सिकुड़ने लगती है। इसका अर्थ है लाजवंती स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। इसका मतलब यह हो गया कि लाजवंती का पौधा जो है उसको अगर स्पर्श करते हैं तो वो संवेदनशील है। जैसे अब मनुष्य में भी कुछ होता है ऐसा, इसी तरह जो है जलेबी या इमली देखकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है। बिल्कुल, क्या हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुंह में पानी आए, नहीं आता है, फिर भी जैसे हम लोग इमली, और अभी देखिए इमली का नाम सुन करके मुंह में पानी आने लगा होगा। तो ये क्या है, यही तो संवेदनशीलता है। आगे देखिए, हमारे आंखों में धूल कण चला जाता है तो आंखें स्वतः ही बंद होने लगती है। क्या हम लोग बंद करना चाहते हैं आंख को, नहीं, फिर भी खुद हो जाता है, यह भी संवेदनशीलता है। क्या सभी परिवर्तन के प्रति हमारी अनुक्रियाएं दिखाते हैं, इन परिवर्तनों को हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने अगर बताया था, सभी परिवर्तन के प्रति हमारी अनुक्रिया दिखाते हैं, इन परिवर्तनों को हम उद्दीपन कहते हैं।
उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है और सभी सजीव जंतु पेड़ पौधे उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इस बात को मैंने पहले बताया, यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले अनुक्रिया किसको बोलते हैं? सबसे पहले है अनुक्रिया किसको बोलते हैं? तो मैंने बताया किसी काम के बदले, जैसे देखिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके बदले में कोई काम खुद हो रहा है तो उसको हम अनुक्रिया बोलेंगे। जैसे और सिंपल एग्जांपल में देखते हैं, आपने चलते समय आप एक पैर से जमीन को धक्का दे रहे हैं और फिर जमीन आपको धक्का दे रहा है, तब आप चल पा रहे हैं। डन है। मोबाइल बात करते समय आपने हेलो बोला, उधर से भी हेलो बोला गया। यह अनुक्रिया, देखिए छोटा एग्जांपल है, समझ सकते हैं इसको, समझने के लिए सिर्फ अनुक्रिया बोलते हैं। लेकिन जब आपके पास, जब आपने कॉल किया किसी को और आपने मतलब हेलो बोला, ना चाहते हुए भी आपने हेलो बोला, और उधर के लोग ना चाहते हुए भी जब हेलो बोला, तो क्या हो रहा है? काम करने के बदले काम करने की जो आपके अंदर खुद ब खुद जो मतलब विकास हुआ, खुद ब खुद जो मतलब मेंटल माइंड में आ गया, उसी को हम क्या बोलेंगे? उद्दीपन बोलेंगे, यानी स्टिमुलस बोलेंगे। ठीक है। तो सभी सजीव जो है अनुक्रिया यानी एक काम के बदले करने के प्रति संवेदनशील होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है सजीवों में उत्सर्जन। इसको समझते हैं। सजीवों में उत्सर्जन क्या होता है आखिर? देखिए विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, हम लोग खाना खाते पचता है, एवं श्वसन के फलस्वरूप सभी प्राणियों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जब हम पाचन करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, पचता है, श्वसन करते हैं, इसके कारण सभी जितने भी प्राणी जो अर्थ पर है, सब में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इसका शरीर में अपशिष्ट पदार्थ में गंदा पदार्थ बनता है, इसका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। जो गंदे पदार्थ है उसका कोई उपयोग नहीं होता, ये शरीर में उपस्थित रहेंगे तो हानि पहुंचाते हैं, अतः इनका शरीर से बाहर निकल जाना आवश्यक होता है। समझ रहे हैं? जब हम पाचन की क्रिया और खाना खाए, हमारा खाना पच गया, जब श्वसन लिए, सांस के रूप में ऑक्सीजन हमने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया। अब सोचिए जो ऑक्सीजन हमने शरीर में लिया वह कार्बन डाइऑक्साइड बन गया शरीर में, लेकिन वो हमारे शरीर में ही रुक जाए तो हमारे लिए हानिकारक होगा। उस तरह जो खाना हमने खाया, अगर उसको हमने बाहर नहीं निकाला, जो पानी हमने पिया, अगर पसीना के रूप में, मूत्र के रूप में अगर बाहर नहीं गया, तो क्या करेगा? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए उसको बाहर जाना जरूरी है। अतः इनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। देखिए हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों के शरीर के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। जंतु यह पदार्थ मल मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। क्या? जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको जंतु किस रूप में बाहर निकालते हैं? मलमूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। देखिए आगे, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। जंतु एवं पदार्थ और मलमूत्र जो है वह क्या है? अपशिष्ट पदार्थ हैं। आगे है क्या? अभी मैंने जंतु के बारे में पढ़ा, यहाँ देखेंगे जंतु जो है क्या करता है? जंतु मल मूत्र का पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। लेकिन क्या अभी पेड़ पौधे हमने चर्चा किया है? तो नहीं। तो पेड़ पौधा भी तो सजीव है, यह भी खाना बनाते हैं, तो क्या यह भी श्वसन करते हैं? तो यह किस तरह से निकालते हैं? देखिए पसीना भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुक्त होना आदि माध्यम से उत्सर्जित करते हैं। कौन? हम लोग जो उत्सर्जित करते हैं उसी तरह पौधे में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। कैसे? कुछ पौधे गोंद के रूप में रबर हो गया, रोल हो गया आदि का स्राव करते हैं। यह पौधे के लिए हानिकारक परंतु हमारे लिए उपयोगी होता है। क्या क्या? गोंद जो पौधे में आप देखेंगे बाहर निकल रहा है, रबर जो पौधा से बाहर निकल रहा है, उसी तरह रेजिन यानी रोल निकल रहा है, ये सारा जो है पेड़ पौधे के लिए हानिकारक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसका उपयोग कर देते हैं। जैसे आप किसी पेड़ को देखिए, आप देखेंगे पेड़ के चारों तरफ जो है कुछ अलग से जो है इसमें चिपका हुआ मिल जाएगा आपको, नीचे साइड में आपको मिलेगा, टहनी में भी नीचे में, और उसको तुरंत आप हाथ से उखाड़ सकते हैं। वही तो अपशिष्ट पदार्थ है पेड़ पौधे में, जो सूख करके जो है हम लोग उसको जलाने में भी काम कर लेते हैं। ठीक है। रोल है, देखिए यहाँ पर ये गोंद है जो इसको लिया जा रहा है। पौधों में उत्सर्जन। ठीक। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है सजीवों के वास स्थान। सजीव का वास स्थान मतलब
घर होता है, घर स्थान सजीव कहाँ कहाँ देख लेते हैं, उसको चर्चा करते हैं। आपने मंडी में फल वालों को गली में आवाजें लगाते सुना होगा, फल ले लो फल, नागपुर के संतरे, कश्मीर के सेब, हाजीपुर के केले, मुजफ्फर के लीची ले लो फल। ठीक, विभिन्न प्रकार के सब्जियां, बीज, जानवर इत्यादि मंडियों में बिकने के लिए आते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं। अब विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्नता लिए हुए रहते हैं। इस पे चर्चा करते हैं। जो विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु है, वह किसी न किसी कारण से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। बहुत सारी चीजें जो है आपको अलग देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, तो आप खुद से देखिए, आपका मामा घर अगर आपके घर से अगर 60-70 किलोमीटर दूर है, तो आप देखेंगे वहां का जो रहन सहन है उसमें और आपके घर के रहन सहन में बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे। उसी तरह वहां के खान पान में, कपड़ा में, वहां बात करने में जो लैंग्वेज यूज हो रहा है उसमें भी अंतर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह तो जो जीव जंतु है, जैसे अगर एग्जाम्पल में लें, अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, अगर झारखंड का बात करें, यहाँ पर अगर हम बकरी का बात करें, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। लेकिन यही बकरी अगर हम बात करें ठंडे प्रदेश में रहे, तो वहां पर बकरी को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म रखना पड़ेगा शरीर को। तो वैसे बकरियों में क्या होता है, खुद ब खुद शरीर में बाल उगने लगते हैं लंबे लंबे, ताकि गर्मी जो है शरीर में ना जा पाए और वह जीवित रह सके। उसी तरह जो है, जो पहाड़ों पर पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वह इस तरह से, देखिए इस तरह से उसका पत्ता बढ़ते हुए जाता है, ताकि जब बर्फ गिरे तो फिसल के नीचे आ जाए। जैसा कि हम लोग मैदान भाग में ऐसा नहीं होता। हम सिंपल कहना चाहते हैं, मैदानी भागों में जो पेड़ पौधे होते हैं, उसका गुण पहाड़ी भागों में रहने वाले या तो बर्फीले क्षेत्रों में, रेगिस्तान में रहने वाले पेड़ पौधों से भिन्न होता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 5 पर चर्चा करते हैं। अपने गांव या शहर के परिवेश, बाग बगीचा, नदी, तालाब, जंगल, मैदान, पहाड़, मिट्टी, खेत, चिड़ियाघर आदि में पाए जाने वाले जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में पता करके निम्नलिखित सारणी को भरिए। पता करके आपको भरना है। आप बहुत सारा टीवी लोग तो देखते ही हैं, अपने आसपास में किसी से पूछिए, दादाजी से पूछिए, इनसे यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, बगीचे में रहने वाले जीव जो है सारा दिया गया है, आप देख सकते हैं आसपास में ये सब जीव रहते हैं। पहाड़िए क्षेत्र में कौन से जीव रहते हैं उसको लिखिए। मरुस्थल में कौन कौन से रहते हैं ये सब लिखिए। तालाब में तो आप भर ही सकते हैं, तालाब तो हर जगह रहता है, इसको भरिए। और खेत का भी आप भर सकते हैं। समुद्र और मरुस्थल का अगर जवाब नहीं मिलता है, तो आप शिक्षक से इसका जवाब ले सकते हैं। अब आगे आते हैं, पौधे तथा जंतु जिस प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वह वातावरण उस जीव का परिवेश यानी सराउंडिंग कहलाता है। देखिए जवाब सिंपल है कि हम परिवेश किसको बोलते हैं, इसको समझिए अंतर क्या होता है। परिवेश किसको बोलते हैं, तो पौधे तथा जंतु जिस प्राकृतिक वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण का मतलब समझिए, जैसे कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज्यादा ठंडा है, कहीं गर्मी और ठंडा जो है कुछ मंथ के लिए रहता है, इस तरह का। तो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आराम से इस तरह प्राकृतिक वातावरण में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह वातावरण उस जीव का परिवेश है, उस जीव का परिवेश है, याद रखेंगे। ठीक है, यानी जीव का परिवेश कहलाता है किसका, उस जीव का। अब यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल अब लीजिए। अब एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, हेम तेंदुआ लेते हैं। हिम तेंदुआ एग्जाम्पल में हम लेते हैं हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जो है, हिम तेंदुआ कहाँ पर आता है, हिम तेंदुआ बर्फ में पाए जाते हैं, बर्फ में रहता है, इसीलिए तो इसके अंदर नाम के आगे हिम जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें ठंडा सहने का इसके अंदर क्षमता होगा, इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होंगे। ठीक, तो इसके अंदर जो हिम में रहने, बर्फ में रहने का जो गुण है, वहां जीवन व्यतीत करने का, उसी को हम हिम तेंदुआ का परिवेश कहेंगे। अब जहां इस बर्फीले क्षेत्र में अगर मनुष्य भी रह रहा है, तो उसको उसका परिवेश बोलेंगे, उस जीव का हम परिवेश बोलेंगे। ठीक, अब तालाब है, तालाब में बहुत सारी मछली रहते हैं, तो मछली का परिवेश हो गया। डन है। अब आगे समझते हैं। अब वह स्थान जहां से किसी सजीव को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा तथा प्रजनन की अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती है, उस जीव का आवास व वास स्थान कहलाता है।
अब अलग डिफिनेशन आपके पास आया है। सबसे पहला जो डिफिनेशन था उस पर चर्चा कर चुके हैं। दूसरा है वह स्थान, जैसे हम तालाब का एग्जाम्पल लें, मैदान का एग्जाम्पल लें, जहां से किसी सजीव को पर्याप्त भोजन, बहुत सारे भोजन, सुरक्षा तथा प्रजनन की अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती है। अनुकूल दशाएं मतलब उस जीव के अनुकूल, जैसे वह जीव जितना टेम्परेचर तक जीवित रह सकता है, उस तरह का अगर उसका अनुकूल दशाएं मिले, जिस तरह का वो जीव का बात करें, जिस तरह का वो खाना खाता है अगर वहां पर उपलब्ध हो, जिस तरह का वो पानी पीता है अगर वहां उपलब्ध हो, जिस जगह पर वो मतलब जिस तरह का उसको स्थल चाहिए रहने के लिए अगर वहां उपलब्ध हो, तभी फिर उसके बच्चा जन्म देने के लिए जिस तरह का टेम्परेचर परिवेश वगैरह चाहिए उस तरह का उपलब्ध हो, तो हम क्या बोलेंगे, उस जीव का आवास में वास स्थान बोलेंगे। जैसे मनुष्य का वास स्थान सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, तो मैदानी क्षेत्र में होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में उसको रहने के लिए, घर बनाने के लिए अच्छा परिवेश मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, अनाज उपजाने के लिए मैदान है ही, तो वह मैदान हम क्या बोलेंगे, मनुष्य का परिवेश स्थल यानी वास स्थान बोलेंगे, आवास बोलेंगे। ठीक है, अब आगे है, आवास परिवेश का ही एक भाग होता है। आवास, बिल्कुल मैंने जैसे तालाब का एग्जांपल दिया, तालाब में जो जीव रह रहे हैं वो जीव का ही वो आवास हो गया। जैसे हाथी स्थल या जमीन पर रहने वाले प्राणी है जो जंगल में रहता है, उसी प्रकार केंचुआ भी स्थलीय प्राणी है, लेकिन यह गिल्ली मिट्टी में सुरंग बनाकर रहता है। अब यहाँ पर आप चर्चा करें, सिंपल सा बात यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया एग्जाम्पल के रूप में, तो केंचुआ का अगर एग्जाम्पल हम लें तो क्या आप समझ सकते हैं, केंचुआ का परिवेश क्या हो जाएगा, केंचुआ का परिवेश जो है वो कहाँ पे रहता है, गिल्ली मिट्टी में रहता है सुरंग बना करके, तो ये उस जीव का परिवेश यानी केंचुआ का ये परिवेश हो गया। वहीं हाथी है, हाथी का परिवेश क्या हो जाएगा, स्थल पाट यानी जंगल हो जाएगा। हमारे घर के आसपास मनुष्य रहते हैं, साथ ही कई जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पौधे, फूल, घास फूस आदि भी इसी परिवेश में रहते हैं। अब परिवेश और आवास आप समझ गए होंगे, तो परिवेश कहाँ पर, जहां पर ये कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, परिवेश उसी में रहते हैं, यानी उसी एक ही परिवेश में रहते हैं। यानी जो कीड़ा मकोड़ा है उसके लिए अनुकूल जो जगह होना चाहिए वो परिवेश जहाँ मिल रहा है उसको। इसी प्रकार एक ही वास स्थान यानी आवास में कई जीव संयुक्त रूप से रह सकते हैं। एक ही आवास में जो है बहुत सारे जीव रह सकते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष मतलब जो है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट उसको मदद करना, अप्रत्यक्ष जो है इनडायरेक्ट मदद करना। इसको समझिए कैसे, समझिए सिंपल सा, जैसे प्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, अपने गाय को मदद कर रहे हैं, किस रूप में, घास वगैरह दे रहे हैं उसको खाने के लिए, उसको जीवित कर रहे हैं मतलब जिंदा रहने के लिए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या कर रहा है, अप्रत्यक्ष नहीं, मतलब इस समझिए गाय को हम लोग घास दे रहे हैं, गाय हम लोग को दूध दे रहा है, यह प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन अगर जब हम घास खिला रहे हैं उसमें हम सोच रहे हैं कि इसका बछड़ा होगा, उसे हम हल चलाएंगे, तो यह क्या हो गया, यह अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद हो रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल को समझिए, जैसे हाथी जंगल में रहता है जो उसके लिए भोजन पानी भी वहीं उपलब्ध करता है, शेर को भी जंगल में ही अपना शिकार मिल जाता है। किसी भी वास स्थल में केवल सजीव ही नहीं निर्जीव भी रहते हैं। किसी वास स्थल के सजीव, सभी सजीव जैसे पौधे, जंतु तथा अच्छी अति सूक्ष्म जीव उसके जैविक घटक कहलाते हैं। देखिए एक और डिफिनेशन, इसको भी नोट करेंगे, क्या है, किसी वास स्थल में केवल सजीव ही नहीं निर्जीव भी रहते हैं। किसी वास स्थल के सभी सजीव जैसे पौधे, जंतु तथा अति सूक्ष्म जीव उसके जैविक घटक कहलाते हैं। और निर्जीव पदार्थ जैसे मिट्टी, जल, वायु पदार्थ, ताप आदि उसको अजैविक घटक कहलाते हैं। मतलब समझिए सिंपल सा, हम मनुष्य हैं, जिसे यहाँ पर है तेंदुआ, तेंदुआ का नहीं एग्जाम्पल लेते हैं, मनुष्य है। तो मनुष्य के लिए जो है हम लोग सजीव हैं, लेकिन हम लोग जो हवा ले रहे हैं श्वसन के रूप में, जल ले रहे हैं, यह क्या है, यह निर्जीव है, यानी ये अजैव घटक, इसमें जीवन नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे जिसमें जीवन है उसको खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये जैव घटक है। क्या कर रहा है, पेड़ पौधा हमारी मदद कर रहा है, कर रहा है, सिंपल। लेकिन जहां हम घर बना रहे हैं वहां पत्थर से, मिट्टी से अपना घर बना रहे हैं, जो अजैव घटक है उसमें जीवन नहीं है, तो उसके हेल्प से हम एक वहां पे घर बना के रह रहे हैं।
ठीक? तो अजैव घटक किसको बोलेंगे? वैसे घटक जिसमें जीवन नहीं होता है और हमारे आसपास होते हैं, हमारी मदद करते हैं। लेकिन ये देखिए, ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के लिए आवश्यक भी होते हैं। जो दोनों घटक हमने अभी चर्चा किया, वो क्या है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब क्या समझ में आया? मतलब यह कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, नहीं रह सकते हैं। अगर मनुष्य है तो क्या ये अजैव घटक के बिना रह पाएगा? जवाब है, नहीं रह पाएगा बहुत दिनों तक। जैव घटक के बिना भी तो रह ही नहीं सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? एक दूसरे के पूरक, यानी एक दूसरे पर आश्रित है। समझिए। अब क्रियाकलाप 6 पर चर्चा करते हैं। किसी सजीव या नदी के किनारे जाइए, उसमें और उसके आसपास रहने वाले सभी जंतुओं और पौधों की एक सूची बनाइए। देखिए क्या उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं। वास स्थानों के कई प्रकार हो सकते हैं, यानी रहने का जो स्थान है उसके भी कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें हम लोग चर्चा अभी तक नहीं किए हैं। तो नदी और तालाब में जाइए, वहां देखिए मेढक स्थल बाट में भी रह लेता है, और कहाँ पर? स्थल में भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है। सांप स्थल में भी रहता है, पानी में भी रहता है। इस तरह का आपको लिस्ट बनाना है। अब वास स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी आवास स्थल के बारे में उस पर चर्चा करें। स्थलीय आवास क्या होता है? स्थलीय आवास स्थल या जमीन में रहने वाले जीवों का आवास स्थलीय कहलाता है। ठीक, यानी वो जीव जो स्थल पर रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम स्थलीय कहेंगे। ठीक है। जैसे वन या वन्य क्षेत्र, घास का मैदान सारा स्थल पर है, कहीं अब नहीं देखेंगे जमीन में उड़ता हुआ। उसी तरह रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्र या वन क्षेत्र, ये सारा क्या है? स्थल पर रहने वाले हैं। जैसे वन में घास पात जो है, झाड़ियां, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। घास स्थल में घास, शाकीय पौधे तथा झाड़ियां होते हैं। घास स्थल में ये सारे चीज होता है, सारा चीज मिल करके घास स्थल बनता है। तो सिंपल से हम स्थलीय आवास किसको बोलेंगे? तो जमीन पर रहने वाले जीवों का आवास ही स्थलीय कहलाता है। ठीक है। स्थल पर रह के आपने घर बनाया तो स्थलीय हो गया वो। ठीक। आगे अब एक स्थलीय आवास देखिए, जंगल है या हाथी का आवास है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्थलीय आवास बोलेंगे। यहाँ पर देखिए एक स्थलीय आवास यह भी है, लेकिन मरुस्थल है, यहाँ पर भी जीव रहते हैं यहाँ पर, तो यह उसके लिए मरुस्थल जो है, इसके लिए स्थलीय आवास हो गया। अब मरुस्थल में फैले बालू के कारण घास पात और पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं। बालू के कारण जो है मरुस्थल में घास पात पेड़ पौधे क्या होते हैं? कम उगते हैं। पौधों की कुछ खास किस्में जैसे नांगफनी, बबूल, खजूर के वृक्ष आदि उगते हैं कहाँ पे? मरुस्थल में। उसी तरह जंतुओं में बात करें तो ऊंट, मरुस्थलीय केकड़े, सर्प तथा मकड़ियां ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मरुस्थलीय पौधा आप देखिए, क्या आप अपने परिवेश में जो पौधा देखते हैं उससे अंतर इसमें दिख रहा है? तो जवाब होगा हाँ, बिल्कुल अंतर दिख रहा है। ठीक, आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे पर्वतीय क्षेत्र में सघन वन होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो जो पेड़ पौधे तो घना होता है, आपको एक जगह से दूसरा दूरी तक ज्यादा नहीं दिखेगा। एवं ऊंचाई पर हिमपात होते हैं, लेकिन अगर पर्वत क्षेत्र ज्यादा ऊंचा है तो क्या होगा? ऊंचाई के कारण टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ हिमपात होता है, यानी बर्फ जो है सो पेड़ पर्वत पर जम जाते हैं, बर्फ गिरता है। इन क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती है। यहाँ पर भी पौधे और जंतु की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। तो ये सारा स्थल आवास है के बारे में हमने समझा। अब आता है जलीय आवास। एक्वेटिक आवास क्या होता है, इसको समझते हैं। जलीय आवास दो तरह के होते हैं, एक है मृदु जल और मीठे जल। जैसे देखिए, जलीय आवास जो दो तरह के हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या? होते हैं। एक होता है मीठे जल, जैसा कि हम लोग जल पी रहे हैं तालाब से, नदी से, ये मीठा जल है। झील, नहर, नाले, ये सारा मीठा जल है। इनमें तरह तरह के जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती है। वहीं समुद्री या लवण जलीय वासस्थान लवणीय या खारे जल की कई प्रजातियां, मछलियां, केकड़े, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल तथा कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। मीठा जल का हमने क्या बताया, क्या क्या है? झील, नहर, नाले, नदी, तालाब, कुआं, चापाकल, ये सब मीठे मीठे जल के एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम बात करें समुद्र जो है, महासागर जो है, वो लवणीय जल का वासस्थान है। यानी समुद्र और जो महासागर है उसमें कैसा जल पाया जाता है? उसमें नमकीन जल पाया जाता है।
ठीक, तो उसमें भी बहुत सारे जीव जो है देखिए यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर भी जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, देखिए मछली हो गया, ये जलीय पौधे होंगे, यानी पानी में भी पौधे पाए जाते हैं, जलीय पौधे। तो उस पौधा का आवास क्या हो गया, इसका जल हो गया। अब आता है वायवीय एरियल आवास, इसको समझिए, ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। ये आवास सामान्यतः वायवीय जंतुओं एवं वैसे जंतुओं के लिए जाना जाता है जो पेड़ों में रहते हैं। एक चीज सिंपल सा प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या कोई जीव वायु में रह सकता है? आप देखिए आसपास में, कोई जीव वायु में नहीं रह सकता। क्यों? अगर पंछी आपके मन में आ रहा है जवाब, तो पंछी जो है सिर्फ उड़ने के लिए वायु में जाते हैं, लेकिन रहने के लिए उसको पेड़ पे आना रहता है, स्थल पर आना रहता है खाना खाने के लिए। कोई भी जो है कहाँ पे, वायु में नहीं रहते हैं, वही बोला जा रहा है। तो ये आवास सामान्यतः वायवीय जंतुओं यानी वायु में रहने वाले जंतुओं एवं वैसे जंतुओं के लिए जाना जाता है जो पेड़ों में रहते हैं। यहाँ पे क्लियर कर दिया कि वायवीय आवास हम किसको बोलेंगे, जो वायु में उड़ते हैं और पेड़ों पे रहते हैं, वैसे जंतु। ये मिथ्या नाम है, क्योंकि कोई भी जंतु, यहाँ तक कि पंछी भी हवा में नहीं रहते। जब वे उड़ना बंद करते हैं तो स्थल पर आना ही पड़ता है, और वे उड़ते समय सो भी नहीं सकते। मतलब पंछी को सोते समय कहाँ पे आना पड़ेगा, उसको पेड़ पर या तो स्थल पर आना पड़ेगा। ठीक, अब उसी तरह देखिए वायवीय पंछी झील का एग्जाम्पल दे दिया गया है। कभी आपने सोचा है कि मेढक क्यों नहीं उड़ता और तितली क्यों नहीं तैरती? प्रश्न वाजिब है कि मेढक क्यों नहीं उड़ता या फिर तितली क्यों नहीं तैरती है, हाथी पानी में क्यों नहीं रहता है, ऊंट जंगल में। वास्तव में प्रत्येक प्रजाति के जंतुओं तथा पौधों की शारीरिक बनावट तथा स्वभाव अलग अलग होती है, जो उन्हें उनके वास स्थान में रहने के सहायता करती है। ठीक, क्या बोला गया है? प्रत्येक प्रजाति के जंतुओं तथा पौधों की शारीरिक बनावट तथा स्वभाव अलग अलग होती है, जो उन्हें उनके वास स्थान में रहने की सहायक होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात करें हम मेढक का, तो अगर मेढक उड़ने लगेंगे तो क्या होगा, इसका शरीर का बनावट उड़ने लायक नहीं है, इसलिए नहीं उड़ पाते हैं। अगर हाथी पानी में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि इसका शारीरिक बनावट जो है पानी में रहने लायक नहीं है। ठीक, उसी तरह आगे बढ़िए। वे विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभावगत विशेषताएं जो किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करता है, उसको हम अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहलाते हैं। समझिए, बेहतरीन डिफिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वे विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव यानी आपके शरीर का बनावट और आपका स्वभाव जो है उसमें विशेषता है, जैसे जो पौधे तथा जंतु जिसको उस परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करते हैं, उसको एडेप्टेशन कहते हैं। समझिए, एग्जाम्पल समझिए, सिंपल। हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर जो है गर्मी में रहने का, ठंडा क्षेत्र में या तो मैदान में रहने के अनुकूल है, तो हम क्या कहलाएंगे, हम जहाँ रह रहे हैं वो हमारे अनुकूल परिवेश बना हुआ है, या तो हम उस परिवेश में अपने आप को ढाल पाए हैं। मनुष्य ही जो है पहाड़ों पर भी रहते हैं, ठंडा प्रदेश में, आप वहां जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन वहां जो रह रहे हैं उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। मनुष्य ही जो है वो 0 डिग्री इक्वेटर पे वाले देश में रह रहे हैं, बहुत गर्मी वहां पड़ता है, वहां रहने वाले को प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, लेकिन आप जाएंगे तो वहां प्रॉब्लम होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो अनुकूलन है वो मैदानी क्षेत्र में रहने लायक है, आपने अपने मैदानी क्षेत्र में रहने लायक अपना शरीर तैयार किया, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, बर्फीले क्षेत्रों में, उसने अपने शरीर को उस काबिल बना दिया है, उस तरह का एडेप्ट कर लिया है उसने अपने शरीर को कि वह वहां बिना परेशानी के रह पाते हैं। ठीक, उसी तरह जो है इक्वेटर पर मैंने बताया गर्मी में रहने वाले लोग जो है इस तरह रह पाते हैं अपने आप को। यह स्थलीय, वायवीय, मरुस्थलीय, पर्वतीय तथा जलीय सभी जीवों में हो सकता है। अब जैसा भी मैंने मनुष्य का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह अगर मरुस्थल का बात करें हम, मरुस्थल में रहने वाले जो सांप है अगर मैदान में आ जाएंगे तो उसको दिक्कत होगा यहाँ रहने में। जो समुद्र में मछली है अगर उसको आप लाके कुआं में डाल देंगे तो यहाँ मर जाएगा वो, क्योंकि पानी का जो है अंतर हो गया, यही कारण है। वन तथा घास स्थल के जंतुओं का अनुकूलन हम समझते हैं क्या क्या है। जैसे शेर का बात करें, यह मांसाहारी प्राणी है, इसका हल्का भूरा रंग इसे जंगल में छुपने में सहायता करता है। अब ये जंगल में रहने वाले प्राणी जो है भूरा रंग है, यह छुप करके शिकार करते हैं, लेकिन अगर इसको हम क्या करें, मैदान में ले आएंगे, तो जैसे मैदान में आएगा मैदान में सबको दिख जाएगा।
इसका शरीर और भूरा कलर के कारण दिख जाएगा, तो यह क्या करेगा, जल्दी से शेर का शिकार होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, तो यह मांसाहारी प्राणी है। इसका हल्का भूरा रंग इसे जंगल में छिपने में सहायक होता है। इसके पौधे तथा जबड़े की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है। इसके बड़े बड़े दांत होते हैं। यानी शेर के बारे में बता दिया गया है। अपने पंजे के लंबे नाखूनों को दौड़ते समय अपनी उंगलियों के अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, यानी जो नाखून है इसकी उंगली के अंदर चला जाता है जिसमें दौड़ रहे होते हैं, लेकिन शिकार पकड़ते समय वही नाखून बाहर आ जाते हैं ताकि वे टूट ना जाए दौड़ते समय। इसकी आंखें चेहरे पर सामने की तरफ होती है जिससे अपने शिकार को ठीक से देख सके और शिकार पर हमला कर सके। यह शेर के बारे में समझा। अब है हिरन। यह एक शाकाहारी जंतु है। यह पौधों की पत्तियों तथा मुलायम शाखाओं को खाता है। अब जहां ये सब चीजें नहीं है वहां पर क्या ये रह पाएगा हिरन? नहीं रह पाएगा। लंबे कानों की मदद से शिकारियों की आहट सुन दूर कर सतर्क हो जाते हैं। इनकी पतली और लंबी टांगें इन्हें तेज गति से दौड़ने में सहायता करती है। सिर के पार्श्व में स्थित आंखें और लंबी गर्दन से सभी दिशाओं में देख सकते हैं। हिरन, तो हिरन का अनुकूलन हो गया या इस तरह के परिवेश में रहने का। अब आता है मरुस्थलीय अनुकूलन पर चर्चा करते हैं। मरुस्थल या रेगिस्तान में पानी की अत्यंत कमी होती है। मरुस्थल और रेगिस्तान जो है या रेगिस्तान जो है पानी कमी होता है तभी तो मरुस्थल है। अगर पानी रहेगा तो पेड़ पौधे जीव जंतु वहां पे हो ही जाएंगे। दिन बहुत गर्म होता है, रात बहुत ठंडा होती है। यहाँ के निवासियों में इस परिस्थिति से निपटने के लिए कई अनुकूलन होते हैं। यानी मैंने बताया कि मरुस्थल में रहने वाले लोग अपने आप को का परिवेश में ढाल लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल है, रेगिस्तानी सांप, चूहे एवं केकड़े गर्मी से बचने के लिए दिन के समय बालू में बने हुए बिलों में रहते हैं और रात में को अपने भोजन की तलाश करते हैं। इसके पैर छोटे छोटे होते हैं जिससे आसानी से बिल में घुस सके। सांप के पैर तो होते ही नहीं है। उसी तरह एग्जाम्पल दूसरा है जो ऊंट है। ऊंट ने अपने अनुकूलन मरुस्थल में कर लिया है। रेत पर चलने के लिए ऊंट के पैर लंबे व गर्ददार होते हैं। लंबे पैर की वजह से रेत की गर्मी से इसके शरीर कम प्रभावित होते हैं। लंबा पैर है जिस कारण का शरीर गर्मी से कम प्रभावित होता है। ऊंट की पीठ पर कुब्बड़ होता है जिसमें वसा संचित होती है। ऊंट के पीठ पर जो कुब्बड़ होता है उसमें क्या होता है? वसा होता है। भोजन नहीं मिलने पर ऊंट इसका उपयोग करता है अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि वसा से भी हमें एनर्जी मिलता है। यह बिना भोजन और जल के 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रह सकता है। कौन? ऊंट। जल की बचत के लिए इसके शरीर से मूत्र के रूप में बहुत कम जल निकलता है और लगभग सूखे मल का त्याग करता है। अब सिंपल है कि यह जो है पानी का भी बहुत कम मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं और जो मल निकल रहा है गोबर वह भी बहुत गीला नहीं, बहुत सूखा निकलता ताकि पानी का ज्यादा खत्म ना हो। इसे पसीना भी नहीं आता है ऊंट को। ऊंट की आंखें की पलकें लंबी होती है और नसादार मांसल होते हैं ताकि बालू को आंख नाक के अंदर जाने से रोका जा सके। ठीक, तो ये ऊंट अपने आप को अनुकूलित कर लिया है कहाँ पर रहने के लिए? ये मरुस्थल में रहने के लिए। यहाँ पे कुब्बड़ देखिए आप, पैर देखिए लंबा है इसका, आंख देखिए छोटा सा अंदर तक झुका हुआ है ताकि बालू से बच सके। अब आगे आता है मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों में भी कई विशेषताएं होती है। जैसे अगर हम कैक्टस में अनुकूलता का बात करें, कैक्टस पौधा देखिए इसमें कांटे पाए जाते हैं और ये जो है सो इसका अब तो तना माने या इसको पत्ता माने आपके ऊपर है। देखिए पढ़ते हैं। अब ये कैक्टस का जड़ मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती है। इसका तना मोटा और मांसल होता है। ये तना ही है जिसमें जल का संचयन हो सकता है। यानी तना में जल का संचयन करते हैं। तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम होते हैं जो जल के वाष्पन को कम करती है। हमने पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पढ़ा था। वाष्पोत्सर्जन क्या था? पेड़ पौधे जो है जड़ से अपना जल लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के समय क्या जल को क्या कर रहा है? जल वाष्प बना करके एनवायरमेंट में छोड़ते हैं। किसके माध्यम से? पत्ता के माध्यम से। लेकिन जब इस पौधे में यानी कैक्टस में पत्ता है ही नहीं, ये देखिए छोटे छोटे रोम के रूप में जो है कांटा है, तो ये क्या ऑक्सीजन छोड़ेगा? तो जवाब है नहीं छोड़ेगा। ऑक्सीजन नहीं, जल वाष्प छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ठीक, तो जल के वाष्प को कम करती है, बहुत कम मात्रा में छोड़ती है। उसी तरह पत्तियां छोटी सल्क पत्र या कांटों के रूप में होती है। ये जल के वाष्पन दर को घटा देती है ताकि जल का क्षय कम हो। जल का क्षय यानी जल बाहर बहुत कम रूप में जाए, यह किसका काम है? पत्तियां का काम है।
अब है पर्वतीय अनुकूलन, हम लोग देखते हैं यानी पर्वत पर रहने वाले जीव अपने आप को किस तरह से ढाल लेते हैं, उस पर देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में वृक्ष जो है शंकुआकार होता है, मैंने बताया था ना, इस तरह रहता है ताकि बर्फ जो है नीचे गिर सके। और वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह पतली होती है ताकि वर्षा का पानी या बर्फ इन पर जमा ना हो सके। ये वहां के पेड़ है। अगला है अब पंछी। इन क्षेत्रों के जंतुओं का खाल मोटी होती है और लंबे लंबे बालों से ढकी होती है। पहाड़ी कुत्ते, आक, पहाड़ी बकरियां आदि के बाल जो है लंबे लंबे होते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे, मैंने एग्जाम्पल बताया था। आगे, पहाड़ी भेड़ बकरियों को पहाड़ी ढालों पर चलने में मदद करने के लिए उसके पैर के खुर बहुत मजबूत होते हैं। अब पहाड़ी पर चढ़ना, इस तरह पहाड़ है तो इसके खुर क्या होता है, बकरी लोग का मजबूत होता है बहुत ज्यादा। अपने आप जो है पर्वत पर रहने के अनुकूल इसने क्या किया, अपने आप को ढाल लिया, जिससे आग का अनुकूलन देखिए। आग आप देखिए, इसके बाल कितने बड़े बड़े हैं यहाँ, क्योंकि पहाड़ी आग है, पहाड़ पे रहने वाले जीव है। अब आता है जलीय अनुकूलन। जल में रहने वाले जीव ने अपने आप को किस तरह से वहां पर रहने के अनुसार परिवेश बनाया है, ढाल लिया, उसको समझते हैं। मछलियों के शरीर का आकार जो है धारा रेखीय होता है तथा पार्श्वों में चिपटा होता है। शरीर का ऐसा आकार उन्हें तैरने में मदद करता है। देखिए मछली किस तरह, इस तरह से रहता है, पतला ऊपर में, ठीक, तो तैरने में इसको मदद करता है। इसका शरीर सल्कों से ढका होता है, यह शरीर को जल प्रतिरोधी भी बनाते हैं। आप मछली खाते होंगे, देखेंगे ऊपर में जो है इस तरह की चीज जो है मछली में लगा हुआ रहता है। जब आप मछली कटवा रहे हैं तो ये सब चीज जो है सब हटा के दिया जाता है। ये क्या है, ये जल प्रतिरोधी होते हैं, यानी जल इसके अंदर नहीं जा पाता है, जल इसके ऊपर में ही रहता है। मछलियों के पंख चपटे होते हैं और गति दिशा परिवर्तन के साथ शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में इसकी सहायता करता है। कौन, मछली का जो पंख है वो दिशा परिवर्तन करने में, चाहे जल में अपने आप को खड़ा रखने में, संतुलन बनाने में सहायता करता है। अब जलीय श्वसन के लिए मछलियों में गलफड़ा होता है। ये सीधे जल से ऑक्सीजन लेते हैं और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त करते हैं। यानी मछलियां जल कैसे लेती है, तो मछलियों में गलफड़ा होता है जो सीधे जल से ही ऑक्सीजन लेते हैं और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये मछलियों का गलफड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आता है व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन के लिए गिल्स नहीं होते, यानी गलफड़ा नहीं होता है। ये सिर पर स्थित नसादार द्वारा श्वसन करते हैं। यानी डॉल्फिन और व्हेल जो है उसका नाक जो है, यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नसादार जो ऊपर में यहाँ छिद्र होता है, जब ये बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, श्वसन छोड़ते हैं। श्वास लेने के लिए ये समय समय पर अपने सिर को जल से बाहर निकालते हैं। ऑक्टोपस तथा स्क्विड्स समुद्र की गहराई में तथा समुद्र तल में रहते हैं। इसका शरीर धारा रेखीय नहीं होते, परंतु तैरते समय ये अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल के अंदर सांस लेने के लिए इसमें गिल्स यानी क्लोम होते हैं, किसमें, ऑक्टोपस और स्क्विल में, ठीक है। अगर ये बात करें, ऑक्टोपस तो बहुत मुलायम होता है, इसका शरीर जो धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन जिसमें तैरना रहता है उसमें धारा रेखीय बना लेता है। सिर्फ हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जो परिवेश है हमारा, उसमें जीव जंतु अपने अनुकूलन कैसे करते हैं उसको समझना है। यहाँ मेढक का पिछला पैर देखिए। अब आगे देखिए, मेढक तथा बतख जैसे जंतु उभयचर होते हैं। अब सवाल आता है उभयचर किसको बोलते हैं, तब उभयचर उस जीव को बोलते हैं जो जल में भी और स्थल में दोनों में जगह पर रह सकता है, उसे हम उभयचर बोलते हैं। उसके शरीर की रचना दोनों के लिए अनुकूलित होती है, यानी जल में भी रहने के लिए और स्थल में भी रहने के लिए जो है इसका शरीर अनुकूल होता है। मेढक का पिछला पैर लंबा और मजबूत होता है। मेढक का अभी देखें, मेढक का, ताकि उछल सके, जिससे वो छलांग लगा सकते हैं। पिछले पैर झिल्ली नुमा होता है। झिल्ली नुमा, यहाँ पे झिल्ली लगा होता है इसमें, जो झिल्ली भी चिपका हुआ है इसमें, झिल्ली नुमा, ताकि ये पानी को क्या कर सके, पीछे कर सके और पीछे करके तैर सके। यहाँ पे बतख का पैर देख सकते हैं, झिल्ली नुमा होता है, जिससे तैरने में सहायता मिलती है। ऐसे ही झिल्ली युक्त पैर जो है बतख के भी होते हैं। मेढक और बतख नसा छिद्र तथा फेफड़े से श्वसन करते हैं। किससे करते हैं श्वसन, फेफड़े से श्वसन करते हैं। आपने देख लिया समानता। अब है जलीय पौधों में अनुकूलन। अब पौधा में अनुकूलन हम लोग देखते हैं क्या है। जलीय पौधों की जड़, तने तथा पत्तियों में विशेष संरचनाएं
होती है। आगे समझते हैं, जो जलीय वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी जो स्थल पर जो पेड़ रहते हैं उसमें, और जो जल में जो रहते हैं पेड़, उसका जड़, तना और पत्ती जो है वह स्थल में रहने वाले पेड़ पौधों से भिन्न होते हैं। जो जलीय वातावरण के लिए अनुकूलित होता है, अतः जड़ों को जमीन से जल या लवण खींचने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो जल में रहने वाले पौधे हैं उसको जमीन से जल और लवण खींचने का आवश्यकता नहीं होता है, जबकि मैदान में जो पेड़ पौधे रहते हैं वो मैदान से ही क्या करते हैं, खनिज, लवण और जल को खींचते हैं। इसलिए इसमें जड़ें कम विकसित होती है या होती ही नहीं। किसमें? जो जल में रहने वाले पौधे हैं उसमें। इसका तना लंबा, मुलायम और खोखला, स्पंजी और वायु गैस से भरा होता है। मतलब देखिए, जल में रहने वाला जो पौधा है वो लंबा होता है, तन मुलायम भी होता है, खोखला भी होता है। खोखला इसलिए ताकि हल्का रह सके, पानी के ऊपर रह सके, भारी होगा तो बैठ जाएगा नीचे। उसी तरह वायु कोश यानी जो खोखला रहता है उसमें वायु भरा हुआ रहता है ताकि पौधा हल्का होकर तैरता रहे। अब पूर्णतः जलमग्न पौधों में पत्तियां लंबी, रिबन जैसी या कई भागों में विभाजित होती है। जो जलमग्न रहती है वो पत्तियां लंबा और रिबन जैसा होता है ताकि उसके बीच जल प्रवाह आसानी से हो सके। ठीक है। जो जल के अंदर रहने वाले पौधे हैं वो क्या होता है, इस तरह से रहते हैं ताकि इसके अंदर पानी का बहाव होता रहे। कमल और जलीय लिली जैसे पौधे की पत्तियां के ऊपर चिकनी एक परत होती है जिससे पत्तियों पर जल जमा नहीं हो पाता है। जल कुंभी जैसे पौधों की पत्तियों के पत्र तंत्र का निचला भाग फूला हुआ रहता है तथा उसमें वायु कोश भी रहता है। ठीक है, यहाँ तक है। आगे देखिए, वायुवीय अनुकूलन हमने भी पढ़ा कि वायु में रहने यानी पेड़ पौधे पर रहने वाले जो पंछी है उसी को हमने वायुवीय बोला था। अब उसका अनुकूलन समझते हैं। पंछी अपने पंखों की सहायता से हवा में उड़ते हैं तथा छोटे छोटे पैरों की मदद से सतह पर चलते हैं। पंछियों की अस्थियां, इसको आप गौर करेंगे, पंछियों की अस्थियां यानी हड्डी जो है मजबूत तथा खोखली होती है जिसके कारण वे हल्के होते हैं। आगे वाले पैर ही पंख के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पंछियों की पेशियां अत्यधिक विकसित और मजबूत होती है ताकि उड़ते समय पंखों को सहारा और गति दे सके। ठीक, समझिए बात को। क्या बोला गया? पंछी का जो हड्डी होता है वो मजबूत लेकिन खोखला होता है ताकि वो हल्का रह सके और उड़ सके। पिछला आगे वाला जो पैर है वो पंख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक। अब आगे देखिए, पिछले पैरों की हड्डियां चलने और पेड़ की डाल पकड़ने के लिए रूपांतरित होती है। पंछियों को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसके शरीर में वायु कोश या वायु थैलियां होती है। वायु कोश अतिरिक्त फेफड़े की तरह कार्य करती है। अब पंछी मेहनत कर रहा है, दौड़ रहा है, उड़ रहा है तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा होता है, जिसका पूर्ति के लिए उसमें एक वायु कोश होता है जिससे हम वायु की थैली बोलते हैं, यानी वायु की थैली रहता है उसके अंदर। जो अतिरिक्त फेफड़े की तरह वह कार्य करता है। फेफड़ा से तो आ ही रहा है, उसको सांस लेने में मदद हो रहा है, जबकि वायु का थैली है उसके द्वारा भी पंछी श्वसन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के सजीव अलग अलग परिवेशों में रहते हैं और उनका शरीर भी उसके अनुकूल हो जाता है। साथ ही सजीवों के विभिन्न लक्षणों में से भी अवगत हुए। इन लक्षणों को विस्तार से जानकारी अगली कक्षा में आप जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ तक सीख लिया है। अब जो हमने सीखा है उसको मैं सिर्फ एक बार दोहरा देता हूँ। आपने तो पढ़ा है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो फिर से एक बार पढ़ देख लीजिए वीडियो को। क्या मैंने सीखा इसमें? पौधे एवं जीव जंतु जहाँ रहते हैं और अपने जीवन को बनाए रखने में आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं वह स्थान उसका आवास कहलाता है। पौधे और जीवों के अव्यनिष्ठ लक्षण होते हैं। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक विशेष आवास में रहने के अनुकूल बनाते हैं उन्हें हम अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न आवासों में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती है और एक ही आवास में अनेक प्रकार के पौधे व जंतु भी रह सकते हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। यहाँ तक है। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप हमारे परिवेश के अजैव घटक हैं। सजीवों के सामान्य लक्षण श्वसन, पोषण, वृद्धि, प्रजनन, संवेदनशीलता, गति और उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों मैंने इस टॉपिक को पूरी तरह से आसान भाषा में डिटेल से पूरा समझा दिया है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को, जो भी आपको दिक्कत है उसको बोल सकते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसका भी हेल्प हो सके। और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर से मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।